मोहतरम हजरत अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और आपके घर वाले खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस हैं। हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान इंडिया रिलेशंस की हिस्ट्री में जाने की बजाय हम ज़रा करंट सिचुएशन के हिसाब से बात करें, ताकि ये मटेरियल करंट अफेयर, इंग्लिश ऐसे, पाकिस्तान अफेयर्स हर जगह पर अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सके। तो हम जानते हैं कि अगर दो मुल्कों के दरमियान इकोनॉमिक रिलेशंस नहीं है, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस नहीं है, तो उनके दरमियान बैड रिलेशंस हैं, बुरे ताल्लुकात हैं। हम आपको पढ़ा चुके हैं कि रिलेशंस जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक आपके पास होते हैं इकोनॉमिक रिलेशंस और दूसरे होते हैं आपके पास स्ट्रेटेजिक रिलेशंस। जो आपके पास इकोनॉमिक रिलेशंस हैं वो दो मुल्कों के दरमियान ट्रेड को देखते हैं, तिजारत को देखते हैं। लेकिन जो हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिलेशंस होते हैं वो दो मुल्कों के दरमियान दिफाई डिफेंस एग्रीमेंट होते हैं कि अगर एक मुल्क के ऊपर हमला किया जाएगा तो दूसरा मुल्क उसकी मदद के लिए आएगा। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान किसी भी किस्म का डिफेंस पैक्ट नहीं है। तो एक तो बात क्लियर हो गई कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलेशंस नहीं हो सकते, क्योंकि दोनों के दरमियान कोई डिफेंस एग्रीमेंट ही नहीं है, डिफेंस पैक्ट ही नहीं है, बल्कि दोनों मुल्क बार बार आपस में लड़ते रहे हैं। और पिछले चंद सालों से, या कहा जाए 2008 से लेकर अब तक, दोनों मुल्कों के जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो कम होते 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 आज तकरीबन डायरेक्ट ट्रेड रिलेशंस ना होने के बराबर हैं। अब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ट्रेड है, तिजारत है, वो दुबई, या आप उसे यूएई कह सकते हैं, यूएई के अंदर ही दुबई है, या फिर सिंगापुर के थ्रू होते हैं, एक मीडियम के थ्रू होते हैं। इंडिया और पाकिस्तान डायरेक्ट आपस में एक दूसरे के साथ ट्रेड नहीं करते। वो थर्ड पार्टी यानी दरमियान में किसी को डालकर थर्ड पार्टी के जरिए आपस में ट्रेड करते हैं, चाहे वो यूएई के रास्ते से हो या चाहे वो सिंगापुर के रास्ते से हो। तो इस तरह इंडिया और पाकिस्तान आपस में ट्रेड करते हैं, जिसमें जो ज्यादा माल है वो इंडिया बेचता है, ज्यादा प्रॉफिट इंडिया को होता है, और पाकिस्तान की कोई ज्यादा प्रोडक्ट्स खरीदी नहीं जाती। 2024 से 2025 के दरमियान अगर एक साल की बात की जाए, फ्रॉम 2024 टू 2025, तो तकरीबन 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स की दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड हुई थी, जिसमें जो रूट था ट्रेड का वो दुबई था, सिंगापुर था और श्रीलंका था। हाँ, एक और बात कि जो तीसरा मुल्क एज अ मीडियम इंडिया और पाकिस्तान की ट्रेड में इस्तेमाल होता है वो श्रीलंका है। तो पाकिस्तान और इंडिया इनडायरेक्ट कहाँ से ट्रेड करते हैं? वो इनडायरेक्ट दुबई से, सिंगापुर से और श्रीलंका से ट्रेड करते हैं। और मैंने आपको बता दिया 2024 से 25 के दरमियान 1.2 अरब डॉलर की तिजारत हुई थी, 1.2 बिलियन यूएस डॉलर्स की ट्रेड हुई थी। हाँ, अगर हम इस आर्टिफिशियल बैरियर को हटा दें और इंडिया और पाकिस्तान आपस में डायरेक्ट ट्रेड करें,
इंडिया और पाकिस्तान आपस में बिल्कुल डायरेक्ट ट्रेड करें, थर्ड पार्टी को निकाल दें, तो इसका जो वॉल्यूम बनता है वो 37 बिलियन यूएस डॉलर्स बनता है। यानी पाकिस्तान और इंडिया आपस में 37 यूएस बिलियन डॉलर्स की ट्रेड हर साल कर सकते हैं, और ये इंक्रीज भी हो सकती है, ये 40 बिलियन यूएस डॉलर्स तक भी जा सकती है। तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ट्रेड का पोटेंशियल है वो 37 टू 40 बिलियन यूएस डॉलर्स का है, 37 से 40 अरब डॉलर, जिसका फायदा दोनों मुल्कों को होगा। पाकिस्तान अगर दुबई से, सिंगापुर से, श्रीलंका से प्याज मंगवाता है, ऑनियंस प्याज मंगवाता है, तो वो उसको महंगा पड़ता है। अगर वो डायरेक्ट इंडिया से प्याज लेगा तो वो सस्ता पड़ेगा। यूं समझ लें कि अगर पाकिस्तान, समझाने के लिए, सिर्फ समझाने के लिए मिसाल दे रहा हूं, कि पाकिस्तान अगर इंडिया से डायरेक्ट प्याज खरीदता है वाघा बॉर्डर के जरिए, तो वहां पर उसको अगर वो पड़ते हैं 10 रुपए किलो, तो दुबई, सिंगापुर और श्रीलंका के रास्ते से वो प्याज की कीमत 15, 20, 22 रुपए फी किलो हो सकती है। यानी इतना फर्क पड़ जाता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ट्रेड में। और डायरेक्ट ट्रेड का फायदा इंडिया को ये है कि वो कम से कम पैसा लगाकर मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल कर सकता है अपने हमसाया ममालिक में चीजें बेचकर। और पाकिस्तान को फायदा ये है कि उसको सस्ती चीजें मिल जाएंगी, कि उसने जो दुबई, श्रीलंका और सिंगापुर से इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज्यूम करना है, तो वो उसको कम कीमत में डायरेक्ट वाघा बॉर्डर से मिल जाएंगी। तो ये तो इकोनॉमिक पोटेंशियल है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान। और कुछ स्टडीज के मुताबिक ये पोटेंशियल 40 टू 45 बिलियन यूएस डॉलर एनुअली भी हो सकता है, जिसमें अगर हम 40 बिलियन डॉलर की बात कर लें, लेट्स से कि 40 अरब डॉलर की ट्रेड हो सकती है दोनों मुल्कों के दरमियान, तो इसमें जो 75% है वो इंडिया अपना माल बेचेगा और 25% पाकिस्तान अपना माल बेचेगा। क्योंकि इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, वहां पर पाकिस्तान के कंपैरिजन में दवाइयां सस्ती बनती हैं, पेपर सस्ता बनता है। यानी वहां की जो इंडस्ट्रीज हैं वो पाकिस्तान के कंपैरिजन में ज्यादा सस्ती प्रोडक्ट्स बनाती है। पाकिस्तान के पास बेहतर टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। हमारा कपड़ा, हमारा डिजाइन, हमारे कपड़े की क्वालिटी, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा सकती है। और जब दोनों मुल्कों के दरमियान बहुत ही अच्छी तिजारत होती थी, तब पाकिस्तानी कपड़ा जो है उसकी इंडियन मार्केट में काफी अच्छी डिमांड होती थी। लेकिन दोस्तों, फिर हमारे पास वक्त आता है 22 अप्रैल 2025। पहलगाम के अंदर एक हमला होता है जिसके अंदर सिविलियंस को मारा जाता है। ये होता है 22 अप्रैल 2025 को। इंडिया कहता है कि ये काम पाकिस्तान ने किया है, जबकि पाकिस्तान इसका इनकार करता है। और आज तक किसी भी इंटरनेशनल फोरम ने ये नहीं कहा, ये नहीं माना कि ये पाकिस्तान ने करवाया है। तो इंडिया उसके रिस्पॉन्स में क्या करता है, वो ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के ऊपर लॉन्च कर देता है। 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च होता है और वो पाकिस्तान के सिविलियन एरियाज के ऊपर हमला करता है। पाकिस्तान में मौजूद मसाजिद और मदारिस को निशाना बनाया जाता है। पाकिस्तान के अंदर कुछ मिलिट्री बेसिस को भी निशाना बनाया जाता है। 7 से लेकर 10 मई तक ये कन्फ्लिक्ट चला था। इसे 4 डे कन्फ्लिक्ट भी कहते हैं। पाकिस्तान रिस्पॉन्स में 10 मई को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस लॉन्च करता है। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के लॉन्च होते ही इंडिया की बहुत ही इंपॉर्टेंट साइट्स, मिलिट्री साइट्स के ऊपर डायरेक्ट निशाना बनाया जाता है, जिसके बाद अमेरिका सीज फायर करवा देता है और प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी एक ट्वीट की मदद से अपने एक्स अकाउंट के ऊपर, ट्विटर का नया नाम एक्स है, तो अपने एक्स अकाउंट के ऊपर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे खत्म करने की बात करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कुछ बुनियादी मसले मसाइल हैं, जिनमें सबसे बड़ा मसला कश्मीर का है। पाकिस्तान कहता है कि हमारी शरग है, इंडिया कहता है कि ये हमारा अटूट अंग है।
खैर, कश्मीर के इशू को जो हिस्ट्री है उसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे। हाँ, लेकिन ये जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन हर साल कैसे रहे और कश्मीर इशू कैसा रहा, ये सब हम आपको हिस्ट्री ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान की प्लेलिस्ट में पढ़ा चुके हैं। आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो कश्मीर एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। और मसला यह है कि जो दोनों मुल्क हैं वो न्यूक्लियर हैं। इनके दरमियान बैलेंस ऑफ पावर के साथ साथ बैलेंस ऑफ टेरर भी मौजूद है। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब ये है कि अगर किसी ने आपको एक मुक्का मारा है तो बदले में आप भी मुक्का मारने की ताकत रखते हैं। ये बैलेंस ऑफ पावर है। लेकिन अगर आप खाली हाथ और अगले के पास बंदूक है तो अब बैलेंस ऑफ पावर खत्म हो चुका है। अब उसके पास टेरर है, तो उससे लड़ने के लिए आपको भी टेरर चाहिए होगा। तो इंडिया के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी जिसके लिए पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बनाई, ताकि बैलेंस ऑफ पावर खत्म होने के बाद अब बैलेंस ऑफ टेरर किया जा सके, कि इंडिया को बताया जा सके कि अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो हमारे पास भी है। तो दो न्यूक्लियर मुल्कों के दरमियान जमीन का मसला होना बहुत ही खतरनाक है, रीजन के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। हम यूनाइटेड नेशन से मुतल्लिक भी रेफरेंस दे सकते हैं कि हम कश्मीर के लिए यूनाइटेड नेशन को एज अ थर्ड पार्टी ला सकते हैं, क्योंकि इंडिया ने जब जो था इंडस वाटर ट्रीटी, सिंध तास माहिदा, उसको ख़त्म किया ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के साथ, तो हमने शिमला एग्रीमेंट को भी ख़त्म कर दिया जो भुट्टो साहब ने किया था। और पहले यह था कि इंडिया और पाकिस्तान अपने मसाइल खुद हल करेंगे, लेकिन अब अगर शिमला एग्रीमेंट को नहीं मानते तो बायलैटरलिज्म की बजाय हम मल्टीलैटरलिज्म की तरफ भी जा सकते हैं, कि हम बीच में दूसरी तीसरी चौथी पार्टी को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए, वो है इंडिया पाकिस्तान कंपोजिट डायलॉग्स। ये शुरू हुए थे 2004 में और ख़त्म हुए थे 2008 में। मुशर्रफ दौर के अंदर इंडिया और पाकिस्तान ने एनुअल टॉक्स शुरू की थी, जिन्हें इंडिया पाकिस्तान कंपोजिट डायलॉग्स कहते थे, CDP। जब मुंबई अटैक हुआ था 2008 के अंदर, 26/11 के नाम से वो मशहूर है, तो तब ये डायलॉग्स खत्म कर दिए गए थे और इंडिया ने पाकिस्तान से अपने बहुत सारे जो सिफारती ताल्लुकात हैं वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड कर दिए थे। तो ये डायलॉग्स बहुत ही इम्पोर्टेंट थे, बहुत ही अच्छे थे। इनकी मदद से कम साल में एक दफ़ा मेजर इश्यूज के ऊपर इन डेप्थ इन डिटेल कम बात हो जाती थी। लेकिन अब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान डायरेक्ट बात होना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। इसके अलावा इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने अपना आर्टिकल 35A और 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बदल दिया, निकाल दिया, जिसकी वजह से जो कश्मीर का स्पेशल स्टेटस था वो खत्म हो गया। और तब से लेकर आज तक इंडिया कश्मीर के अंदर डायरेक्ट स्टेट टेररिज्म कर रहा है। इंडियन स्टेट कश्मीर के अंदर दहशतगर्दी फैलाती है, दहशतगर्दी करती है, वहां पर लोगों का कत्लेआम करती है। अब यहाँ पर कहेंगे कि फिलोसफी के हिसाब से, सोशियोलॉजी के हिसाब से, पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से, कि जो स्टेट है, स्टेट के पास लिजिटिमेसी है यूज ऑफ वायलेंस की, तो ह्यूमन राइट्स कहाँ गए, इंसानी हकूक कहाँ गए? अगर स्टेट मुझे आकर बगैर किसी वजह के मार देती है या इसकी कोशिश करती है, तो मेरे और उसके दरमियान फिर सोशल एग्रीमेंट भी नहीं रहता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं रहता। खैर, ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जिसके मुताबिक ये है कि मैंने अपने राइट्स कम किए हैं और स्टेट को माना है, ताकि स्टेट मेरे लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सके। तो जब स्टेट मुझे प्रोटेक्ट ही नहीं करती तो मेरा उसके साथ कोई इमरानी मुआहिदा नहीं रहा, कोई सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहा। तो जब इंडिया एज अ टेररिस्ट स्टेट एक्ट करती है कश्मीर के अंदर, तो ये एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है इंडिया और पाकिस्तान दोनों के लिए, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर मुल्क हैं।
तो कश्मीर के अंदर हमें तब से लेके आज तक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देखने को मिल रहा है। कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म हो चुका है। पहले इंडिया और पाकिस्तान कश्मीर के अंदर जायदाद नहीं खरीद सकते थे, बिजनेस नहीं कर सकते थे, वहां सेटल नहीं हो सकते थे। जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, जिसे आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं, वहां पर आज भी कश्मीरियों के पास ये स्टेटस मौजूद है कि हम वहाँ प्रॉपर्टी नहीं ले सकते, वहां पर बिजनेस नहीं कर सकते, हमें किसी कश्मीरी को उसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। इंडिया में वो स्टेटस खत्म हो चुका है और पूरे इंडिया से कुछ ब्राह्मण्स को भी ज्यादा और इंडिया से लोगों को कश्मीर के अंदर सेटल किया जा रहा है और काफी लोग सेटल हो भी चुके हैं, ताकि अगर कल को प्लेबिसाइड होता है, वोटिंग होती है, तो वो लोग इंडिया में शामिल होने के लिए वोट दें। तो ये था कि आप डेमोग्राफी चेंज कर दें, आप एथनिक ग्रुप चेंज कर दें, आप कश्मीरी एथनिसिटी को वहां पर माइनॉरिटी में कन्वर्ट कर दें, या तो उनकी नस्ल कम कर दें या फिर उनके मुकाबले में अपने लोग ले जाकर वहां पर बसा दें। तो ये नरेंद्र मोदी साहब, इनको बंदा क्या कहे, नफ्सियाती बीमारियों का इलाज होता है, नफ्सियात के डॉक्टर अवेलेबल हैं, साइकोलॉजिकल डिजीजेस ठीक हो सकती हैं। आप कोशिश तो करें, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं, उनको बताएं मुझे ये ख्यालात आते हैं, वो आपको बताएगा कि मोदी साहब आपको ये मसले मसाइल हैं, और अगर वो साइकेट्रिस्ट होगा तो दवाइयां भी लिख देगा, और अगर साइकोलॉजिस्ट होगा तो थेरेपी कर देगा। खैर चलें, कोई नहीं, पाकिस्तान ने भी बड़े बड़े आइटम देखे हैं, अब इंडिया भी देख रहा है। तो अब यहाँ पर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मुस्लिम दुनिया है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान मसले मसाइल हल करवाने में नाकाम रही है। इंडिया के सऊदी अरब के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, यूएई के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उसके गल्फ स्टेट्स के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो मुस्लिम स्टेट्स हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट्स खत्म करने में कामयाब नहीं हुए। अभी मैं कुछ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को देख रहा था, तकरीबन चंद महीने पहले की बात है, तो वो बता रहे थे कि जब 4 डे कन्फ्लिक्ट हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, तो एक गल्फ स्टेट ने पाकिस्तान को कहा कि इंडिया जो कर रहा है करने दो, वो ड्रोन्स भेज रहा है भेजने दो, कुछ दुकानें जलती हैं तो जलने दो, लोग लुटते हैं तो लुटने दो, आप इंडिया को रिस्पॉन्स मत दें। ब्रादर इस्लामिक मुल्क, पाकिस्तान की स्टेट का दोस्त, उसका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन वहां पर बुर्जुल खलीफा वगैरह मौजूद होते हैं। तो हमारे जो वज़ीर आज़म है और चीफ हैं, उन्होंने उस चीज को इग्नोर किया और ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस लॉन्च कर दिया। और बाद में जब आप बहादुर होते हैं तो दुनिया आपकी इज्जत करती है। बहादुरी बहुत बड़ी चीज है, आप बहादुरी दिखाते हैं तो फिर दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करती है, और फिर उसके बाद सऊदी पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट भी होता है। अगर हम अपने आप को ही ना बचा पाते तो क्या सऊदी अरब कभी हमारे साथ डिफेंस पैक्ट करता? एक इंसान जो खुद को बचाने की कैपेसिटी नहीं रखता, कोई उसकी प्रोटेक्शन क्यों लेगा? पाकिस्तान एज अ स्टेट अपने आप को बचाने में कामयाब थी, तभी तो सऊदी अरब ने उसके साथ डिफेंस पैक्ट किया। तो ये होता है बहादुरी का फायदा। और जब पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान बहुत ही डिटेल के साथ डिफेंस पैक्ट का फेज 2 स्टार्ट हो जाएगा, तब आप देखेंगे उससे पाकिस्तान को इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा होंगे। तो मुस्लिम वर्ल्ड भी फेल हुआ है कश्मीर का इशू हल कराने में, यूनाइटेड नेशन भी अभी तक फेल हुआ है, अमेरिका बहादुर वो भी नाकाम रहा है। खैर चीन वैसे इंटरनल इश्यूज के अंदर नहीं आता। चीन की अभी पॉलिसी ये है कि पॉलिसी ऑफ कोऑपरेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, आप लोगों को कंफ्यूज किए बगैर, दहशत फैलाए बगैर उनके साथ तिजारत करें। और जो चाइना का टारगेट है वो ये है कि वो दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमिक पावर बने, उसके बाद फिर वो फिर हम देखेंगे कि वो वर्ल्ड अफेयर्स में कैसे परफॉर्म करता है। आर्टिकल 2 पैरा 4 यूनाइटेड नेशन का ये कहता है कि आप चीज़ों के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते, किसी भी रियासत के अंदरूनी मामलात में इंटरफेयर नहीं कर सकते। अब पाकिस्तान जब ये बात करता है तो इंडिया कहता है कश्मीर हमारा अंदरूनी मामला है, और ये आर्टिकल 2 पैरा 7 की वायलेशन है। लेकिन जबकि ऐसा नहीं है, कश्मीर इंडिया का अंदरूनी मामला नहीं है, वो एक इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट
वाली जगह है। और जो नेहरू साहब हैं, जवाहरलाल नेहरू साहब, वो खुद यूनाइटेड नेशन गए थे 1948 के अंदर, जब मुजाहिदीन कश्मीर को आजाद करवा रहे थे। तो वो इंटरनल मैटर कैसे हो गया? वो तो इंटरनेशनल मैटर बन गया। खैर, समझ नहीं आती। 5 अगस्त 2019 को कश्मीर जब अपना स्टेटस लूज करता है, तो वहीं से ही बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। और 15 अगस्त 2019 को कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू बन जाता है, जब सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल मीटिंग कॉल करती है। 15 ऑफ अगस्त 2019 को सिक्योरिटी काउंसिल कश्मीर के मसले को यूनाइटेड नेशन में डिस्कस करती है, तो वो एक इंटरनेशनल इशू बन जाता है। इसलिए ये यूनाइटेड नेशन के आर्टिकल 2 पैरा 7 की वायलेशन नहीं है, क्योंकि कश्मीर एक इंटरनेशनल इशू है, वो किसी मुल्क का इंटरनल इशू नहीं है। हाँ, ये मीटिंग चाइना की रिक्वेस्ट पे हुई थी। चाइना हमेशा कहीं ना कहीं काफी हद तक पाकिस्तान के काम आ जाता है। और ये तो हमें पता ही है कि जो आर्टिकल 39 है यूनाइटेड नेशन का, वो ये बताता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ये डिसाइड करेगी कि कोई भी चीज दुनिया के लिए खतरा है या नहीं है। आर्टिकल 39 ऑफ यूनाइटेड नेशन ये कहता है कि सिक्योरिटी काउंसिल बताएगी कि कोई इशू इंटरनेशनल इशू है या नहीं है। तो जब सिक्योरिटी काउंसिल ने कश्मीर के लिए मीटिंग बुला ली, तो वो एक इंटरनेशनल इशू बन गया। तो अब कश्मीर इंटरनल इशू नहीं है इंडिया का, वो एक इंटरनेशनल इशू है। और कश्मीर तो वर्ल्ड वॉर 3 भी स्टार्ट करवा सकता है। हाँ, जो यूनाइटेड नेशन का आर्टिकल 41 है, वो ये है कि अगर कोई मुल्क इंटरनेशनल पीस के लिए खतरा बन रहा है, तो उस पर सैंक्शंस लगाई जा सकती हैं। आर्टिकल 41 ऑफ यूनाइटेड नेशन। लेकिन अगर वो सैंक्शन से बाज नहीं आता, वो नहीं रुकता, तो जो हमारे पास आर्टिकल 42 है यूनाइटेड नेशन का, वो ये कहता है कि आप कुवत का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, यूज ऑफ फोर्स कर सकते हैं, काइनेटिक एक्शन ले सकते हैं। यूनाइटेड नेशन बेबस नहीं है, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाहता। जैसे मैं कहता हूं कि यूनाइटेड नेशन की बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, वहां पर लोग बहुत ही अच्छे सूट पहन कर आते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं, तकरीरें करते हैं, पूरी तकरीरें भी करते हैं, जंग की बात भी करते हैं, यूरोप के मसले मसाइल हल हो जाते हैं। मुस्लिम दुनिया का मसला हल नहीं होता। यूनाइटेड नेशन ने यूरोप के मसले मसाइल हल कर लेता। अगर वहां पर कोई क्रिश्चियन मुस्लिम एथनिक मसला भी बनता है, तो वो मुल्क के भी टुकड़े करवा देते हैं, यूरोप के अंदर अमन कायम रखता है। लेकिन मुस्लिम दुनिया के मसले यूनाइटेड नेशन में हल नहीं होते। अगरचा उसकी इमारत, उसकी बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है, न्यू लिबरलिज्म बहुत अच्छी बात है, कॉपरेशन बहुत अच्छी बात है, दुनिया में ह्यूमन राइट्स होने चाहिए, लेकिन मुसलमान मुल्कों में नहीं होते। तो सार्क भी नाकाम रहा, रीजनल कनेक्टिविटी भी नहीं हो पा रही, साउथ एशिया की ग्रोथ भी रुकी हुई है। इंडिया अगरचा दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मईशत है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर पॉवर्टी को देखें, रीजनल कनेक्टिविटी साउथ एशिया में नहीं देखने को मिलती। हाँ, इंडिया बहुत ही अच्छे तरीके से और भी ग्रो कर सकता था अगर रीजनल कनेक्टिविटी होती, कि वो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, सबके साथ, मालदीव्स के साथ, सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखता और ट्रेड करता। लेकिन इंडिया की ये आदत कि हम इलाके के चौधरी हैं, हम इलाके के सरदार हैं, इस चीज ने उसको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। चाइना ने यही स्ट्रेटेजी उसके खिलाफ इस्तेमाल की, और आज इंडिया के नेबर्स उससे काफी दूर हैं। खैर, अगर हम बात करें तो पाकिस्तान इंडिया के दरमियान कुछ बेसिक कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, ये आपको पता होने चाहिए, इससे एमसीक्यूज आ सकते हैं। कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कारगिल का 1997 में। ब्रेस्ट क्राइसिस हुआ था 1986 से 87 तक। मुंबई अटैक हुए थे 2008 में, सितंबर 26 को। पठानकोट का वाकया हुआ था 2 जनवरी 2016 को। ये जो पठानकोट और बाकी
जो चीज़ें हैं, ये कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, लेकिन इनसे एमसीक्यूज वगैरह में पूछा जा सकता है। पठानकोट हुआ था 2 जनवरी 2016 को, पुलवामा हुआ था 14 फरवरी 2019 को, पहलगाम हुआ था 22 अप्रैल 2025 को, और 4 डे कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ था जिसे 4 डे वॉर भी कहते हैं, 7 से 10 मई को। इसके अलावा जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो इंडस वाटर ट्रीटी खत्म हुई है, उसका उसका नुकसान ये होगा कि इंडिया अब डायरेक्ट जो पाकिस्तान में दरिया आते हैं उनके ऊपर डैम बनाना शुरू कर देगा। जैसे उसने पहले भी बनाया था, उसने कृष्ण गंगा रिवर बनाया था और उसने बाकी इस तरह की चीज़ें की थी, जिससे पाकिस्तान का वाटर फ्लो भी कम हुआ, गहरे पानी की मछलियाँ भी कम हुई, उनकी मौत हुई, इकोसिस्टम को भी नुकसान हुआ, और वहाँ पर सीवरेज का मसला हुआ जिससे पोल्यूशन में इजाफा हुआ, और पोल्यूशन में इजाफा हो तो टूरिज्म कम हो जाता है। तो बगलियार डैम हो या कृष्णगंगा डैम हो, ये इंडिया की बदमाशी है जो वो ये कर रहा है। हाँ, अब पाकिस्तानी गवर्नमेंट को अगर उस नुकसान के मंथली एनुअली पैसे मिल जाएं जिससे हम अपने इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर सकें, तो फिर तो सोचा जा सकता है बातचीत करने के लिए। लेकिन इस तरह इंडस वाटर ट्रीटी को कैसे खत्म करेंगे जब उसमें थर्ड पार्टी वर्ल्ड बैंक है, जो कि अमेरिकन वर्ल्ड ऑर्डर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो हमेशा अप्स एंड डाउन्स में रहे हैं। हाँ, अगर आप इसकी इन डेप्थ हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो हमने हर साल क्या हुआ और पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्या थी, उसकी हमने एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। उसके अंदर इंडिया पाकिस्तान से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। आज के लेक्चर में बस इतना ही, और हमारी कोशिश थी कि करंट मामलात के ऊपर ज़्यादा बात की जाए। तो चैनल पर बार बार आने के लिए और वीडियोस देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।